जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंश स्टडी पर। और आज बात करते हैं एक नए टॉपिक दर्पण की, मिरर के बारे में। जितने भी प्रश्न हैं सबको इसमें शामिल किया गया है आने वाले एग्जाम की दृष्टि से, और ये सभी प्रश्न आपके लिए एक जीवन दान की तरह रहेंगे और इनको आप मेरे साथ एनालिसिस कीजिए और जितने भी क्वेश्चनों का आप आंसर दे सकते हैं वो कमेंट बॉक्स में भेजें। तो पहला ही क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा कैसी होती है? ये प्रश्न है आपका। और इसके चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन है वास्तविक और सीधी, बी ऑप्शन है आभासी और सीधी, वास्तविक सी ऑप्शन है वास्तविक और उल्टी, और डी ऑप्शन है आभासी और उल्टी। तो इसमें से सही ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक है, आभासी और सीधी। और एक इसमें प्लस पॉइंट और कर दीजिए, पार्श्विक उल्टी होती है, पार्श्विक उल्टा परछाई बनती है। ठीक है, पार्श्विक उल्टी परछाई जो बनती है, ठीक है, उसे इसका मतलब यह है कि सीधा हाथ दर्पण में बाएं हाथ की तरफ दिखाई देगा। जैसा कि आप समतल दर्पण में जो छवि देखेंगे, नाई की दुकान पर देखेंगे, नाई की दुकान में जो दर्पण लगा होता है वो समतल दर्पण ही होता है। यहाँ पर आपको थोड़ा जानकारी और मैं दे दूं यहाँ पर कि जो दर्पण होता है ये दो प्रकार का होता है। दर्पण दो प्रकार का होता है, एक तो समतल दर्पण होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण होता है, ठीक है जी। अब ये गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, एक तो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, और एक होता है अवतल दर्पण। ठीक है, इन्हीं के बारे में आज चर्चा करते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में जानते हैं। जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर v, यहाँ वेग लिखेंगे, यहाँ मिस्टेक है क्वेश्चन में, v वेग से, ये मिस्टेक है, थोड़ा से सही कर लीजिए। यहाँ पर इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, v वेग से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस गति से चलता नजर आएगा। यानी हम समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाएं और उसकी तरफ चलना स्टार्ट कर दें तो जो हमारा प्रतिबिंब है वो शीशे में किस स्पीड से चलता नजर आएगा, तो वो 2v वेग से नजर आएगा। किस वेग से नजर आएगा? 2v वेग से। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि समतल दर्पण आपतित किरण जो होगी वो थीटा कोण से अगर आ रही है, ठीक है, तो वापस जो परावर्तित होकर जाएगी 2 थीटा वेग से चलती नजर आएगी। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, समतल दर्पण की जो आवर्धन क्षमता है वो कैसी होती है? प्रश्न है, समतल दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता होती है, कैसी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि +1 होती है। याद रहे, आवर्धन जो क्षमता है वो +1 होती है और जो क्षमता होती है दर्पण की वो 0 होती है, क्योंकि समतल दर्पण की कोई क्षमता नहीं होती। वो आप जैसे ही उसको टच करेंगे या कोई सी भारी चीज से टच करेंगे तुरंत टूट जाएगा, तो क्षमता उसमें है ही नहीं। लेकिन आवर्धन आवर्धन क्षमता +1 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे, दर्पण सूत्र के हिसाब से, यानी दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी बराबर किसके होती है? जैसा कि चार ऑप्शन दिए गए हैं, यू बी अपॉन यू प्लस बी, बी ऑप्शन है यू प्लस बी अपॉन यू बी, ठीक है, उल्टा दे दिया है पहले ऑप्शन का दूसरा ऑप्शन, इसमें माइनस कर दिया है तीसरे में, इसमें डी में। देख लीजिए आप, चार ऑप्शन है, कौन सा ठीक है आपके हिसाब से? अगर आपको नॉलेज है तो आप इस पर टिक करें, और नहीं है नॉलेज तो आप मेरे साथ एक बार समझें। जो दर्पण सूत्र होता है, पहले सबसे पहले दर्पण सूत्र पढ़ेंगे। जो दर्पण सूत्र होगा वो होता है 1/f, 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u, ठीक है। f फोकस दूरी होती है, v प्रतिबिंब की दूरी होती है, u वस्तु की दूरी दर्पण से, ठीक है जी। अब इसको हम अगर एलसीएम लेंगे तो v और u, इसका एलसीएम आएगा v गुणा u बोलो या vu बोल दो, ठीक है। तो इस v u की इधर गुणा हो जाएगी v की इधर, तो u इधर आ जाएगा प्लस का v, यानी कि 1/f बराबर होगा u प्लस v अपॉन v u। तो ये किस ऑप्शन में है?
ये बी ऑप्शन में ठीक है। किसमें है? बी ऑप्शन में। अब एक चीज़ और ध्यान दें, एक पॉइंट और है आपके लिए। वो कह रहा है गोले दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होगी? तो ये 1/f का वैल्यू आया है, ठीक है। 1/f का वैल्यू व्युत्क्रम के लिए पूछता तो ये सही था, लेकिन अगर ए बराबर पूछेंगे तो ये एफ का वैल्यू आएगा यू वी, यू ऊपर आएगा और u प्लस वी नीचे आएगा। तो सही ऑप्शन बन जाएगा इसका ए। बोलो कोई दिक्कत? तो गोले दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है? एफ किसके बराबर होता है? वी यू अपॉन यू प्लस का वी, या वी प्लस का यू, इसमें कोई अंतर नहीं है, आगे पीछे प्लस में लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन ए ठीक है इसका। कोई समस्या हो बताएं, कैसी भी कोई समस्या नहीं है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में आप इसका और विस्तार से समझाना है तो इनके वीडियो में अभी शॉर्ट में एमसीक्यू के रूप में बना रहा हूँ, सबके सब जितने भी हैं। आने वाले समय में इनको मैं विस्तार करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आपसे आपका काम जितना भी एग्ज़ाम, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, अग्निवीर का एग्ज़ाम हो, आरपीएफ का एग्ज़ाम हो, यहाँ से काम चल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए प्रयोग होता है? वाहन मतलब कार, बस वगैरह, इसके बारे में बात कर रहा है। तो उसमें जो पीछे की तरफ जो दृश्य देखने के लिए जो शीशा लगा दर्पण प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है? आपके आंसर का वेट कर रहे हैं। आप इसमें से 4 ऑप्शन में से सही आंसर का जवाब दें। कौन सा सही ऑप्शन है? सही ऑप्शन क्लियर करें, कौन सा सही ऑप्शन है आपका चारों में से? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेज सकते हैं। तो दर्पण में वाहन बहुत फेमस क्वेश्चन है, सब लोगों को मालूम होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसमें रुका हूँ इसलिए कि आप इसका सही से समझ लें। दोनों ऑप्शन, यानी कि किसका प्रयोग करते हैं? वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्लियर है इतना? और एक बात और ध्यान रखना, जो परावर्तक लैंप होती हैं, जो रोड पर जो लाइट लगती है, वहाँ भी उत्तल दर्पण का ही प्रयोग होता है। अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? दाढ़ी बनाने में होता है। दाढ़ी बनाना या कह दें, या फिर सेविंग बनाना कह दें, एक ही बात है, ठीक है। और दूसरा अवतल दर्पण के जो प्रयोग हैं, मैंने उनके बारे में प्रश्नों को एक एक करके शामिल किया है। नेक्स्ट प्रश्न में उसका उत्तर जानेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अग्निवीर वालों के लिए तो ये बिल्कुल जान है क्वेश्चन। तो मोटर कार की जो हेडलाइट होती है, बस की जो हेडलाइट होती है, बाइक की जो हेडलाइट होती है, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बताओ कोई दिक्कत है ना? नेक्स्ट प्रश्न है, किस दर्पण का उपयोग समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है? समांतर किरण पुंज जो प्राप्त की जा सकती हैं वो अवतल दर्पण की ही माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टरों द्वारा कान, नाक, गले के आंतरिक जो चेकअप होते हैं उनमें भी किया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अवतल दर्पण। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, बहुत ही मोस्ट है, धनात्मक। उत्तल की तो धनात्मक होती है, और यहां रखें अवतल की हमेशा कैसी होती है? ऋणात्मक। फोकस दूरी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है? ऋणात्मक। जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक। कोई दिक्कत? यहाँ अवतल लिख दीजिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी की बात करें तो ऋणात्मक हमेशा फिक्स है। उत्तल दर्पण की बात करें तो ये होती है धनात्मक, यानी धनात्मक का मतलब है प्लस का एफ रहेगा।
और ऋणात्मक का अर्थ ही है माइनस का एफ रहेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, सर्च लाइट। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? कौन सा दर्पण है? सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा दर्पण होता है? तो जो सर्च लाइट होती हैं वो हमेशा अवतल दर्पण के प्रयोग से ही बनाई जाती हैं, और अवतल दर्पण का प्रयोग मैंने अभी बताया गाड़ियों की जो हेडलाइट है उनमें कर दिया जाता है या किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और अवतल दर्पण की एक पहचान है कि इसका जो चिकना भाग होगा वो अंदर की तरफ होगा और जो खुदरा भाग है वो बाहर की तरफ होता है। ये भी आप अपनी नॉलेज में शामिल कर लीजिए। इसके बाद आपको बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है 10वां प्रश्न है आपका, गोलीय दर्पण की अवधारणा प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? यानी गोलीय जो दर्पण हैं जो अवतल उत्तल हैं, इनकी जो अवधारणा है ये कि प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन पर, प्रकाश के परावर्तन पर यह घटना आधारित होती है। ठीक है। और एक बात यहाँ ध्यान रखनी है, परावर्तन का मतलब यह है प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को, प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को परावर्तन कहते हैं। ये डेफिनेशन भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कौन बना सकता है? ठीक है। तो इसका सही आंसर बताएं। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के माध्यम से हम किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब देख सकते हैं, और ये प्रतिबिंब कैसा देख सकते हैं? बड़ा देख सकते हैं, बड़ा प्रतिबिंब देख सकते हैं। बताओ कोई दिक्कत इतना नहीं है। तीसरा प्रश्न, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी 12 है। आवर्धक शीशा, मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी कि आवर्धक शीशा होता है। आवर्धक शीशा क्या होता है ये आपको बताना है। आवर्धक शीशा क्या होता है? उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल लेंस होता है, अवतल दर्पण होता है। तो आवर्धक जो शीशा होता है वो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। और हम सामान्य भाषा में कहें तो ये एक तरह से जो आवर्धक शीशा है ये सरल सूक्ष्मदर्शी में, सरल जो सूक्ष्मदर्शी है उसमें इसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में आवर्धक शीशे का उपयोग किया जाता है। इस नॉलेज को भी अपने ज्ञान में जोड़ लीजिए। प्रश्न नंबर, नेक्स्ट प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? जैसा कि आप जानते हैं लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। वोल्ट विभवांतर का मात्रक है। विभवांतर बहुत मोस्ट है, पेपर में कितनी बार पूछा गया। वाट शक्ति का मात्रक है। ठीक है। ओम प्रतिरोध का मात्रक है। ओम प्रतिरोध का मात्रक है। ये आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? ये आपको बताना है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपका पेपर होगा उसमें ये क्वेश्चन कितनी बार फ्रेम हुआ है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए, हेनरी बेकेरल। हेनरी बेकेरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके पेपर की दृष्टि से। और मैडम क्यूरी ने क्या किया था? ध्यान दें, रेडियम की खोज की थी। अगर रेडियम पूछे, खाली रेडियम की खोज किसने की थी, तो मैडम क्यूरी ने। और मार्कोनी ने क्या किया था? मार्कोनी ने किसकी खोज की थी? बेतार का तार। बेतार का तार। बेतार का तार जानते हैं? रेडियो की खोज। बेतार का तार रेडियो को बोला जाता है। ठीक है। वोल्टा ने क्या किया था?
एक बार वोल्टा के बारे में भी पढ़ लीजिए। वोल्टा ने क्या किया, जो विद्युत बैटरी है, जो आजकल वेंट्रा के साथ लगती है विद्युत बैटरी, इसका आविष्कार किसने किया था, विद्युत बैटरी का, तो वोल्टा ने किया था। इतना बात आपको क्लियर हुई। ये सारी चीजें आप अपनी नॉलेज में जोड़िए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तैरने का नियम किसने दिया था। तो तैरने का नियम किसने प्रस्तुत किया, ये आपको बताना है। तो सही ऑप्शन है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने तैरने का नियम प्रस्तुत किया था। ठीक है। जॉन डाल्टन ने किसका क्या प्रस्तुत किया था, परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है। और फर्मी ने क्या किया था, फर्मी नाभिकीय रिएक्टर की खोज की थी। नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी, ये एनरिको फर्मी ने की थी। ठीक है। और न्यूटन के बारे में आप जानते हैं, आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम खोजा था। ठीक है। ये आपके नॉलेज में मैंने कई वीडियो में बताया है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, मैं 3 से 4 चीज आपको बताने वाला हूं। ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। ईंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी टी से, जो टेट टमाटर बना हुआ इससे बनेगा TH, थॉमसन। किसने की थी, जे थॉमसन ने। ये ध्यान रखना है। पर का मतलब है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी या गोल्डस्टीन ने की थी। या तो ऑप्शन में रदरफोर्ड आता है, पी से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड। ठीक है जी। नाच, नाच में न से बनेगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जिसकी आपको इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। किसने की थी, चैडविक ने। यानी कि सही ऑप्शन आपका ए इसका सही है। तो ईंट पर नाच पर एक बार दोबारा सुन लीजिए। ईंट पर नाच, मैं दोबारा बता देता हूं, ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, यानी टी, टेट टमाटर का मतलब TH होता है, इंग्लिश में TH बोल सकते हैं इसको। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन खोज चैडविक ने की थी। ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर बोलो या परमाणु भट्टी बोले, उसमें मंदक के रूप में यानी मॉडरेटर के रूप में किसका उपयोग करते हैं हम। ठीक है। तो ध्यान दें, भारी जल का भी उपयोग होता है, ग्रेफाइट का भी उपयोग होता है, बेरिलियम का भी उपयोग होता है। तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है प्रश्न में कि मंदक के रूप में किसका प्रयोग नहीं करते हैं, ये यहाँ पर आपको सही करना पड़ेगा। तो भारी जल का उपयोग होता है, ग्रेफाइट का उपयोग होता है, बेरिलियम का उपयोग होता है, परमाणु भट्टी में इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है। और जो नीचे कैडमियम बच गया है बेटा, इसमें नाभिकीय रिएक्टर में जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है उसे कम करने के लिए, यानी उसमें शीतलन उत्पन्न करने के लिए कैडमियम की छड़ लगाई जाती है। ठीक है। तो ध्यान रखें, भारी परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में तो आप ध्यान रखेंगे भारी जल ऑप्शन में हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है, बेरिलियम हो सकता है, और मंदक के रूप में। क्लियर है इतना। और जो कैडमियम की छड़ है, ठीक है, ये मैं थोड़ा यहाँ गलत बोल गया, कैडमियम की छड़ है मंदक के रूप में, तो ये तीनों चीज प्रयोग होते हैं। एक बार दोबारा सुन लीजिए इसको, दोबारा सुनिए। मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में भारी जल का उपयोग भी होता है, ग्रेफाइट का भी, बेरिलियम के, एक ही ऑप्शन में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर किसका उपयोग नहीं होता है, ये प्रश्न में होना चाहिए था। ठीक है, मिस्टेक हुआ है इस प्रश्न में, सुन लीजिए बस। अब आपको पूछे कैडमियम का क्या होता है, कैडमियम का उपयोग नाभिक रिएक्टर में मंदक के रूप नहीं होता, गति बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, क्लियर है। कंफ्यूजन हुआ है शायद, मुझे लग रहा है। एक बार दोबारा सुन लीजिए। नाभिक रिएक्टर या परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किसका प्रयोग नहीं करते, ये ध्यान रखना है, नहीं करते हैं, ये प्रश्न है। ठीक है। तो कैडमियम का प्रयोग नहीं करते हैं,
भारी जल का भी करते हैं, ग्रेफाइट का भी करते हैं, बेरिलियम का भी करते हैं। कैडमियम का उपयोग मंदक के रूप में नहीं करते, इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ाने के लिए उपयोग होती है कैडमियम की छड़। अब क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? तो नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की, यह आपका प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? तो सही आंसर है ऑटो हॉर्न ने। किसने की थी? ऑटो हॉर्न, पहला ऑप्शन ठीक है इसका। तो भैया जब ऑटो हॉर्न ने नाभिकीय विखंडन खोजा तो बी ऑप्शन में इनका नाम आया है रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर इसने क्या किया था? परमाणु बम खोजा था, परमाणु बम। परमाणु बम की खोज किसने की थी? ये भी ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। ठीक है। और हाइड्रोजन बम को किसने खोजा था? हाइड्रोजन बम जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है, हाइड्रोजन बम, ये एडवर्ड टेलर ने खोजा था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो यहां पर प्रश्न पूछा गया है परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो परमाणु जो बम है वो नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला पर आधारित है, जबकि जो हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पर आधारित है। ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य के केंद्र पर भी होती है, ये भी ध्यान रखना है। सूर्य के केंद्र पर कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। वहां पर हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस दोनों विद्यमान हैं, जिसमें से हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस में परिवर्तित धीरे धीरे हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, साधारण जल की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान है, जिसका कारण है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, जिसका कारण होता है समुद्र के जल का घनत्व अधिक होना। ये घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व क्या होता है? घनत्व इंग्लिश में डेंसिटी होता है, डेंसिटी। इसमें घनत्व का मतलब आप ये समझें किसी पदार्थ के गाढ़ेपन से है। ठीक है। जैसे दूध गाढ़ा होता है, पानी पतला होता है, तो दूध का घनत्व ज़्यादा होगा, पानी का घनत्व कम होगा। ऐसे समुद्री जल में खरपतवार होते हैं, ठीक है, बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं, तो वो थोड़ा भारी होता है। ठीक है। और साधारण जल हल्का होता है। तो समुद्र के जल में भारी चीज़ में तैरना आसान होगा, हल्की में हाथ ज़्यादा रपटेंगे, उसमें तैरना मुश्किल होगा। ठीक है। तो साधारण जल की अपेक्षा समुद्र जल में तैरना आसान है, जिसके कारण है समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। अब इस घनत्व का एक क्वेश्चन और सुन लीजिए, बादलों का उड़ना, आकाश में बादलों का उड़ना, ये भी कम घनत्व के कारण बादल उड़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, जब हम लोहे की किसी कील को जल में डालते हैं तो वह तैरती है, जबकि कील को जल में डालते हैं तो वह तैरती, जबकि ये क्वेश्चन का मिस्टेक है, यहां पर ध्यान दें। जब हम लोहे की किसी कील को जल नहीं है, पारा लिखो बेटा, पारा, पारे में डालते हैं तो वह तैरती है, जबकि जल में डालने पर डूब जाती है। तो पारे को मरकरी कहते हैं इंग्लिश में, मरकरी, और इसका संकेत होता है Hg। ठीक है। तो वही बात है, पारे का जो घनत्व है जल से अधिक होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भेजें। तब तक के लिए जय हिंद,